वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड डिप्रिसिएशन का लेक्चर करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑन डिप्रिसिएशन। इसमें हम कवर करेंगे व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रीजंस ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन चार्ज और डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होती है, इफेक्ट्स ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट को देखेंगे हम, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट कैसे रिकॉर्ड की जाती है, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम टाइप क्वेश्चंस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस होंगे साथ और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे ताकि आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो सके। तो जनाब दीस आर फ्यू रिकमेंडेशन जो आपको मालूम है। मैं इस लेक्चर के साथ ये दो बुक्स रिकमेंड करूंगा आपको फॉर बीकॉम एंड बीबीए स्टूडेंट्स, दिस वन, एंड फॉर सेकेंड ईयर लेवल स्टूडेंट्स दिस पिंक बुक आप यूज कर सकते हैं। ये बुक आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेसिक तरीके से डेवलप करती हैं। तो जनाब व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स को आप नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट्स क्यों कहलाए जाते हैं? बिकॉज फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करें तो हमने कई दफा पढ़ी है कि फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं विच प्रोवाइड यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, यानी कि एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो एसेट्स को आप फिक्स्ड एसेट कहते हैं, और वो एसेट जो आपको एक साल से कम अरसे के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उनको आप करंट एसेट्स कहते हैं। तो जनाब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जांपल फर्नीचर। फर्नीचर को हम फिक्स्ड एसेट क्यों कहेंगे? क्या ये हमें एक साल से ज्यादा का बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? यस, फर्नीचर की लाइफ यकीनन 5 से 10 साल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फर्नीचर। बिल्डिंग हम 25 से 50 साल तक यूज कर सकते हैं और इसकी काफी लॉन्ग लाइफ होती है, तो यकीनन बिल्डिंग भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी हम आज पैसे खर्च करके इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और हमें ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आइंदा आने वाले कई सालों तक प्रोवाइड करता रहेगा। इसी तरह से व्हीकल्स, गाड़ियां जो हैं वो आप खरीद सकते हैं आज कैश पे करके और वो इकोनॉमिक बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती रहेंगे ये एसेट्स अगले 5 सालों तक या 6-7 साल तक। तो इसका मतलब है कि आप अपना कैश से इन एसेट को खरीद के इकोनॉमिक बेनिफिट आइंदा आने वाले सालों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ फिर इस तरह के एसेट्स होते हैं जो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट से लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने विंड या सोलर पावर प्लांट लगाया, विंड पावर प्लांट लगाने के लिए आपको विंड मिल चाहिए जिनकी काफी ह्यूज कॉस्ट होती है। सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको सोलर पैनल्स और डिफरेंट तरह के ग्रिड्स चाहिए जिनको इंस्टॉल करने के लिए आपको पैसे काफी दरकार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एसेट्स को लगाने के बाद क्या हम नॉन करंट एसेट्स कहेंगे? यस, यकीनन इनको हम नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे बिकॉज ये एसेट हमें आइंदा आने वाले कई सालों तक इकोनॉमिक बेनिफिट देते रहेंगे और इनको हम अर्निंग एसेट्स भी कहते हैं। इन एसेट्स के लिए आम तौर पे कंपनीज एक टर्म यूज करती हैं रिकॉर्डिंग के लिए जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जनाब आगे चलें, इसी तरह की एक और एग्जांपल लें। सीमेंट का प्लांट अगर किसी कंपनी ने फैसला किया लगाने का और बहुत अरबों रुपए इस पे उन्होंने खर्च किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये प्लांट कंप्लीट हो जाएगा और रेडिली अवेलेबल होगा फॉर यूज, यानी कि जिस वक्त वो सीमेंट प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएगा उस वक्त इसको वो अपनी बुक्स में लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जितनी भी इसके ऊपर कॉस्ट आई होगी इस प्लांट को तैयार करने में वो तमाम उनके लिए फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। इसी तरह से बड़ी-बड़ी ऑयल रिफाइनरीज लगती हैं तो इनको भी आप ऑयल रिफाइनरीज के सेटअप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे दरकार हैं। ये एग्जांपल्स आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके अर्निंग एसेट्स होते हैं जो कंपनी को आइंदा आने वाले टाइम में कैश फ्लो अर्न करके देंगे। इसी तरह से कार असेंबली प्लांट, ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक एग्जांपल है जिसको आप फिक्स्ड एसेट कह सकते हैं। कार असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट से होती है और इसके लिए भी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट दरकार है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि फिक्स्ड एसेट्स की टाइप्स क्या-क्या हो सकती हैं, नॉन करंट एसेट्स की टाइप क्या-क्या हो सकती हैं। बिगिनर्स लेवल पे जनरली हम इस तरह के एसेट्स की बात कर रहे होंगे और ग्रेजुएशन लेवल पे डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की भी बात हो सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रीजंस ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है? यूजफुल लाइफ क्या होती है? तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करें कि आपने एक कार परचेज की, उसकी वैल्यू 400,000 है और वो कार आपने जनवरी 2017 में परचेज की, जिसको आपने लाइफ अज्यूम कर लेते हैं इसकी 5 इयर्स है। अच्छा, बैलेंस शीट में ये एसेट कैसे रिफ्लेक्ट हुआ?
करंट एसेट आपके पास कैश था और आपने इस कैश से फिक्स एसेट में इसको कन्वर्ट किया, तो कार रिफ्लेक्ट हो गई फिक्स एसेट की हेडिंग में, मींस कि आपने कैश को कन्वर्ट कर दिया फिक्स एसेट की शेप में। जैसे हमने कहा कि यूजफुल लाइफ ऑफ कार 5 इयर्स हम अज्यूम कर लेते हैं, तो इट मींस कि इसकी 5 साल लाइफ है और हम 5 साल इससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेते रहेंगे। और हमें अब करना ये चाहिए कि इस इकोनॉमिक बेनिफिट को हम जैसे-जैसे यूज करते जाएं, उस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग करें। कॉस्ट ऑफ कार इज 400,000। ईयर 1 में अगर हम ये अज्यूम कर लें कि 5 साल लाइफ थी, तो 400,000 डिवाइड बाय 5 इयर्स 80,000 पर एनम की इसकी यूजेज बनती है पहले साल में। हमने ये सोचा कि हम इसको इक्वली स्प्रेड कर देते हैं 5 सालों में, तो हमने 5 से डिवाइड किया इसको। ईयर 2 में भी 80,000, ईयर 3 में भी 80,000 एंड सो फोर्थ। तो 5 सालों में इसको अपने स्प्रेड इक्वली किया और 80,000 का यूजेज रिकॉर्ड किया। तो यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं आप कह सकते हैं कि यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट रेफर्स टू एस्टिमेटेड पीरियड टू टेक इकोनॉमिक बेनिफिट। इन दिस एग्जांपल, car is available to use for next 5 years. It means economic benefit will continue to flow to the enterprise during this period. इस 5 सालों में ये इकोनॉमिक बेनिफिट इसको एंटरप्राइज को फ्लो होता रहेगा, यानी मिलता रहेगा। रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो सकते हैं? रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन को हम 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, यूजेज की बेसिस पे, ऑब्सोलेसेंस की बेसिस पे और टाइम की बेसिस पे। तो आइए सबसे पहले यूजेज की बेसिस पे देखते हैं। यूजेज का मतलब है कि एसेट आप यूज कर रहे हैं फिजिकली और उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती जा रही है। उसकी वैल्यू डिक्लाइन अज्यूम करें, अगर यहाँ 2 साल आपने एसेट यूज कर लिया, तो इट मीन्स कि आपके एसेट कितने से डिप्रिशिएट हो गया? 160,000 से, 80 प्लस 80। इसी तरह से आप अगर ऑब्सोलेसेंस की बेसिस पे कर रहे हैं, या आउटडेटेड होने की वजह से आपको डिप्रिशिएट करना पड़ रहा है, या फैशन चेंज होने की वजह से करना पड़ रहा है, या कोई टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से करना पड़ रहा है, तो आपको भी उसी वक्त उसकी डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगी। पेंटियम कंप्यूटर्स व हाईली रिलायबल बट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। पेंटियम कंप्यूटर एक जमाने में बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर समझे जाते थे और बहुत उसके बेनिफिट्स होते थे उन मशीन्स को यूज करने के, बट आज क्यों इनको यूज नहीं करते? बिकॉज कंप्यूटर और लैपटॉप्स इतने कॉम्पैक्ट हो गए हैं, टैब्स, मोबाइल फोन्स में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप बहुत सारे काम आप कंप्यूटर के बजाय इन कॉम्पैक्ट मशीन्स पे कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो लोग पहले अज्यूम कर रहे थे कि अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को वो 5 साल पे डिप्रिशिएट करें, फिर उन्होंने सोचा हम 3 साल पे करें, तो हो सकता है अब वो ये सोचते हो कि ये तो शायद 2 साल भी लाइफ इसकी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी में इतनी क्विक एडवांसमेंट आती रहती हैं। एमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर एमोर्टाइजेशन लगाई जाती है। एमोर्टाइजेशन का मतलब है कि वो एसेट जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, लाइक पेटेंट, सॉफ्टवेयर, गुडविल, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स के। इनटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन की टर्म यूज करेंगे और उसको जो भी आपने एक्सपेंस करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जितने साल पे आप चाहते हैं कि उसको अमोर्टाइज करें, 5 साल 10 साल पे आप उसको इक्वली डिवाइड करके अमोर्टाइज कर सकते हैं। इसी तरह डेप्लीशन की टर्म यूज होती है मिनरल्स पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर आपने कोई माइन एक्सप्लोर की है, तो उसमें से आप जो भी रिसोर्सेज निकाल रहे हैं उनको आप ग्रेजुअली डिप्लीट कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, डेप्रिसिएशन के बजाय हम इंटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन और नेचुरल रिसोर्सेज पे डिप्लीशन की टर्म यूज कर सकते हैं। These are the reasons of depreciation. What is depreciation charge? Accumulated depreciation. And हम उसकी डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं, आइए देखें। तो हमने जैसे एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं लिए है, कॉस्ट ऑफ कार 4 लाख, हम अज्यूम कर रहे हैं 2017 में हमने गाड़ी खरीदी थी और 2021 तक इसकी लाइफ होगी, दैट इज 5 इयर्स। 5 साल पूरे 2021 में हो जाएंगे। हमने इसको पूरे 5 सालों पे स्प्रेड किया। तो नाउ व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड जैसे टर्म से जाहिर है कि आप हर साल जो भी डेप्रिसिएशन करेंगे इनकर, उसको अगले साल में ऐड करते जाएं और ये बताते जाएं कि 2017 से 18 में कितनी हुई, 2017 से 19 तक कितनी हुई, 2017 से 20 तक, एंड देन 2017 से 21 तक कितनी डेप्रिसिएशन हो गई। इनको आप ऐड करते जाएंगे तो आपकी हर साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती जाएगी। देयरफॉर इन ईयर 1 80,000 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई। इन 2018 विच इज ईयर 2, उसमें आपकी 160,000 की डेप्रिसिएशन टोटल हो गई, 80 प्लस 80। इन ईयर 3, आफ्टर 3 इयर्स, आपकी 3 सालों की डेप्रिसिएशन 80 प्लस 80 प्लस 80 240। 2020 में 320 की
इन 4 सालों को मिला के, और इन 2021 पूरे 5 सालों की डिप्रिसिएशन हो गई। तो इस तरह से 2019 तक 240, 2020 तक 320 एंड 2021 इज 400,000। तो 5वें साल में ये एसेट कंप्लीटली डिप्रिशिएट हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए आपकी बुक्स में। इन अदर वर्ड्स हमने क्या किया, हमने इस कॉस्ट को 5 सालों पे स्प्रेड कर दिया। The depreciation can be defined as depreciation is decline in the life and value of asset due to its commercial use. Depreciation represents gradual use of tangible assets. Fixed asset excluding land. Land क्योंकि उसकी indefinite life होती है और उसकी कोई depreciation उस पर चार्ज नहीं की जा सकती, तो इसलिए आप उसमें से इसको exclude कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, आइए देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट की आपको कंपोनेंट्स मालूम है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, डिप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, assume this is 2019, what is the value of car at the end of 2019? अगर ये 2019 है और हम पिछली एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू ऑफ कार एट द एंड ऑफ 2019 क्या होनी चाहिए? ये भी सारी एक अज्यूम की हुई फिगर्स है। सेल्स 6 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 350,000 आपने किया, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 250,000। इसके बाद आपने डिफरेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए 50,000, 20,000 एंड 80,000। तो ये नेट करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट 2.5 लाख में से ये आपने 150,000 के एक्सपेंसेस को लेस किया, तो 100,000 का प्रॉफिट आ गया, राइट। इसी की बैलेंस शीट देखें आप, तो दिस इज पार्शियल बैलेंस शीट, यानी पार्शियल बैलेंस शीट का मतलब है हम इसमें ज्यादातर वैल्यूज जिक्र कर रहे हैं नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट्स की। करंट एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, लायबिलिटीज और इक्विटी की भी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज हम ये सिर्फ डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो कार की हिस्टोरिकल कॉस्ट 4 लाख थी, 4 लाख पिछली एग्जांपल से कैरी फॉरवर्ड हो रही है, उसमें से आपने पहले साल विच 2017 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक कितनी है 80,000, वो आपने लेस किया, तो रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू 320,000 है। इसको आपने बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू क्यों कहा? क्योंकि आपने इसको राइट डाउन कर दिया है, 80,000 से रिड्यूस करके आप लेके आए हैं, तो आप ये कह रहे हैं 2017 के एंड पे मेरे एसेट की वैल्यू 3,20,000 की रह गई है, क्योंकि मैंने इससे इकोनॉमिक बेनिफिट 80,000 का अचीव कर लिया है। 2018 में अगेन सिर्फ 80,000 की यहाँ डिप्रिसिएशन हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें बाकी डेटा इररेलेवेंट है, इसलिए हम इस 80,000 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हर साल डिप्रिसिएशन सेम है, तो इस साल भी 80,000 होगी। तो इन 2018 80,000 की और डिप्रिसिएशन हुई, तो 80,000, दूसरे साल में 80 प्लस 80 160,000, तो आपने 160,000 की डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड की और आपकी बुक वैल्यू रह गई, रिटन डाउन वैल्यू रह गई 240,000 से। इन ईयर 3 अगेन 80,000 की डिप्रिसिएशन और 80,000 की डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद इसका मतलब 3 सालों की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो गई 240, विच इज 80 प्लस 80 प्लस 80। तो आपने कहा मेरी रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ 2019 रह गई है 160,000 की। तो आज आपकी 3 साल गाड़ी यूज करने के बाद वैल्यू क्या रह गई है 1,60,000। इसको हम रिपीट करते हैं, 80,000 की वैल्यू आप पहले यहाँ लेके आए, ये आपका पहला साल था विच इज 2017, राइट, यहाँ मैंने ईयर 1 लिख दिया। फिर आप इस 80,000 को यहाँ लेके आएंगे मिला के, तो दिस 80 प्लस 80 160,000, ये आपका ईयर 2 हो गया। फिर इसी तरह से ईयर 3 आप यहाँ लेके आए, 80 प्लस 80 प्लस 80 240, दिस इज योर ईयर 3। सो योर आंसर इज till 2019 economic benefit rupees 240,000 for 3 years 2017, 18 and 19 has been utilized by the enterprise। 2,40,000 का बेनिफिट एंटरप्राइज इस्तेमाल कर चुकी है आउट ऑफ 400,000। Therefore value of car at the end of 2019 is, तो अब आपने अगर 240 इस्तेमाल कर लिया तो रिमेनिंग कितनी रह गई 160, और ये 160 आप यहाँ से लेके आए, तो इसका मतलब है आपके एसेट्स की ये वैल्यू है 2019 के एंड पे। यहाँ पे हम यूज करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने एसेट के 5 हिस्से कर दिए और 5 हिस्से करके हर साल रिप्रेजेंट किया कि इस साल 80,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट लिया, इस साल भी 80,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट लिया, और इस साल भी 80,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट लिया, ये हम कर रहे हैं मैचिंग प्रिंसिपल पे। क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस पीरियड का एक्सपेंस इनकर हो उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड होना चाहिए और एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज मैच होने चाहिए। तो आपने 4 लाख रुपए अगर पहले ही साल में एक्सपेंस कर दिए होते तो इसका मतलब आपने मैचिंग नहीं की होती और आप
4 लाख से एक ही साल में एक्सपेंस दिखाते हैं, यहाँ पे 80,000 की बजाय 4 लाख लिखते, विच इज रॉन्ग। तो इसलिए आपने उसकी जब 5 हिस्से किए तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम हर साल थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट आगे अवेल कर रहे हैं। यहाँ पे आगे 20 एंड 21 के भी कॉलम ऐड हो सकते हैं और उनकी बैलेंस शीट भी बनाई जा सकती है। तो ये काम आप खुद करें और अपने नोट पैड पे 2019 के बाद 20 एंड 21 की बैलेंस शीट आप खुद बना के देखें और बताएं कि आपकी बुक वैल्यू आफ्टर 2021 क्या बचती है। So, what is historical cost of an asset? Historical cost क्या होती है? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने सोचा कि हम सोलर पैनल लगाते हैं और सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन चाहे वो आप अपने ऑफिस में कर लें या घर पे कर लें, तो उसकी प्राइस है 7 लाख रुपए जो आपको वेंडर ने बताई। दिस इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस ऑफ सोलर पैनल 700,000 रुपीज। उसके बाद आपने कहा कि इसमें कुछ और भी ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं कि मैं सिर्फ सोलर पैनल ऐसा नहीं है कि ला के लगाऊं तो ये पावर प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। किसी ने आपसे कहा कि इसके साथ और कंपोनेंट्स हैं, इसका इन्वर्टर हो सकता है, तो इन्वर्टर भी आप इंस्टॉल करेंगे, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। फिर इसके बाद आपको पता चला कि इसके पैनल के फ्रेम्स भी चाहिए होंगे, पैनल के फ्रेम्स हैं 50,000 के। ये पैनल के फ्रेम्स इंस्टॉल होंगे और उसको कोई साहब आके या कुछ लोग आके इंस्टॉल करेंगे बिकॉज उनको टेक्निकल काम आता होगा, तो उनको इंस्टॉलेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे आपको, विच इज 35,000। फिर उसके बाद आपको पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन जब इसको कोई साहब लेके आए हैं यहाँ तक आप तक पहुंचाए हैं तो उनको भी आपने 15,000 दिए थे। तो इसका मतलब है कि जब गाड़ी ने यहाँ लाके डिलीवर किया है तो 15,000 की ये कॉस्ट भी इनकर हुई। तो अब तक आपने इस सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन और सब कुछ मिला के कितने पैसे इनकर कर दिए हैं? 700,000, 100,000, 50,000, 35,000 एंड 15,000। इनका टोटल बनता है, टोटल कॉस्ट ऑफ सोलर पावर यूनिट कितनी बन गई? 900,000 जब आपने इनको सम किया तो इसका मतलब है आज तक आपको ये 900,000 का कॉस्ट कर चुका है। तो क्वेश्चन इज कि आपकी कॉस्ट ऑफ एन एसेट 7 लाख होनी चाहिए या 900,000 होनी चाहिए? तो द राइट आंसर इज कि आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट 900,000 होनी चाहिए, बिकॉज हम इसको कॉस्ट को किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे? हम इस पे फैसला करेंगे कि ऑल कॉस्ट विच आर नेसेसरी टू इनकर टू ब्रिंग एन एसेट इनटू अ वर्केबल कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम इनको कह रहे हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज व्हिच आर नेसेसरी टू इनकर टू ब्रिंग एन एसेट इनटू वर्केबल कंडीशन। ये एसेट जब तक वर्केबल कंडीशन में नहीं आ सकता, यानी कि पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जब तक ये सारे काम आप ना कर लेंगे, ये एक्सपेंडिचर्स को इनकर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट था टू ब्रिंग दिस एसेट इनटू वर्केबल कंडीशन या इंटेंडेड यूज। इंटेंडेड यूज का मतलब है कि आपका मकसद क्या है इस एसेट को यूज करने का? आपका मकसद है पावर प्रोड्यूस करना। So all above items, inverter, frame, installation charges and delivery charges were necessary to incur। तो इसका मतलब है ये चारों आइटम्स भी ये पेमेंट करना भी आपको जरूरी थी इसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए। What is the capital and revenue expenditure? इनका अगर हम क्विकली डिस्टिंग्विश करें, क्योंकि हमने अभी तक ये डिस्कस किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एसेट की कॉस्ट में हम ऐड करेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के साथ क्या करेंगे? उनको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। So what is the difference? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर एडेड और चार्ज टू फिक्स एसेट्स। All necessary costs are charged to cost of an asset, import duty, installation, delivery, handling, ट्रांजिट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये तमाम आइटम जैसे हमने जिक्र किए पीछे कि कौन कौन से आइटम ऐड हो सकते हैं, तो उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई आइटम आपने इंपोर्ट किया है, कोई एसेट इंपोर्ट किया है, कोई कंपोनेंट इंपोर्ट किया है, तो उसके ऊपर अगर आप कोई ड्यूटी पे कर रहे हैं, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए कोई इंजीनियर्स आ रहे हैं और वो कॉस्ट अपनी या फी ले रहे हैं, डिलीवरी हैंडलिंग चार्जेस कोई आपको पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि डिलीवरी जैसे आपने वैन डिलीवर कर रही थी या कैरियर डिलीवर कर रहा था, इसी तरह कोई हैंडलिंग चार्जेस, आपको कोई क्रेन मंगवानी पड़ती है और उससे एसेट को मशीन को इंस्टॉल कराना पड़ता है, कोई ट्रांजिट इंश्योरेंस कराना पड़ता है एक जगह से लेके दूसरी जगह उस एसेट को पहुंचाने के लिए, या एक कंट्री से दूसरे एसेट को दूसरे कंट्री तक पहुंचाने के लिए अगर आपको शिपिंग लाइन यूज करनी पड़ती है, शिप सर्विसेज यूज करनी पड़ती हैं, तो वो भी उस पर इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो वो तमाम मरीन इंश्योरेंस हो, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो, आपकी कॉस्ट का हिस्सा
बन जाएंगे। एक्सपेंडिचर्स विच इम्प्रूव एफिशिएंसी और लाइफ ऑफ द एसेट, या फिर इसके अलावा कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपके एफिशिएंसी और लाइफ को इम्प्रूव कर दे एसेट को, उसको भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेजर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, complete overhauling of a machine, upgradation of equipment, change in technology। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप बिल्डिंग को 15 साल से आप यूज कर रहे हैं और आपने उसकी मेजर रेनोवेशन की और रेनोवेशन करने के बाद आपको ये बताया गया आपके कंसल्टेंट ने या इंजीनियर्स ने कि अब आपकी बिल्डिंग की लाइफ 15 साल थी पहले, अब वो 25 साल हो गई है ड्यू टू दिस मेजर रेनोवेशन। तो इसका मतलब है कि आप उसकी जो पैसे आपने लगाए उसके ऊपर, उसे आप कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं और आप रिवाइज कॉस्ट निकाल सकते हैं। कोई आपने मशीन की कंप्लीट ओवरऑलिंग की और उससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई और उसका आउटपुट बढ़ गया, तो आप उसको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट, अगर आपने कोई अपग्रेड किया है इक्विपमेंट को, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई उसकी वजह से और वो अब उसकी एफिशिएंसी पहले के मुकाबले में कई गुना बढ़ गई है, तो यकीनन आप उसको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। What are revenue expenditures? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली उस एसेट को मेंटेन करने के लिए इनकर किए जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसकी बेस्ट एग्जांपल है। It may be related to fixed asset but will not be capitalized because economic benefit flows immediately against these। यानी अगर आपने किसी एसेट की सफाई करवाई, उसकी क्लीनिंग करवाई, तो उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करेंगे, यानी आप उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। आप उसको जनरल एक्सपेंसेस में ले जाएंगे, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले जाएंगे, मेंटेनेंस में ले जाएंगे और उसको उसी साल एक्सपेंस आउट कर देंगे। These expenditures are incurred to maintain an asset, periodical repairs, rent of the premises for insurance, for fire insurance. So expenditures जिनको आप मेंटेन करने के लिए इनकर करते हैं किसी एसेट को, या पीरियोडिकल रिपेयर्स टाइप, आप हर महीने उनकी रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, या आप किसी जगह पे जिस जगह आपने एसेट को इंस्टॉल किया हुआ है उस जगह का रेंट पे करते हैं, या आप कोई फायर इंश्योरेंस पे करते हैं। फायर इंश्योरेंस का मतलब है कि आपने आइंदा के लिए जब एसेट वर्केबल कंडीशन में आ चुका है उसके बाद आपने कोई इंश्योरेंस कराया है कि आग ना लग जाए और आग से कोई नुकसान ना हो उस एसेट को, तो दैट इज कॉल्ड फायर इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस एक्सपेंस, और इस इंश्योरेंस में फर्क ये है कि ये आपको एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के बाद पे करना होता है, और ये इंश्योरेंस आपको एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले पे करना जरूरी है, इसलिए आप उसको कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इसको एक डिफरेंस अगर हम करें तो क्या बना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि हम इसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि हम इनको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे और उसी वक्त एक्सपेंस आउट कर देंगे, उसी साल एक्सपेंस आउट कर सकते हैं आप इनकम स्टेटमेंट में। तो आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे कैलकुलेट करें। अज्यूम करें जनवरी 1, 2012 में आपने एक इक्विपमेंट परचेज किया विच यू हैव इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, जिसकी लिस्ट प्राइस है 5 लाख रुपए। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज 5 years। इसके अलावा कुछ आपने एक्सपेंडिचर्स इनकर किए हैं जिनका डिटेल्स ये है, जिनकी डिटेल्स में आपने जनवरी 5 को ट्रांसपोर्टेशन पे की 24,000, लोडिंग एंड अनलोडिंग 5,000, import duty 10,000, installation charges 15,000, insurance and transit 6,000, pay repairs and cleaning 1,000, 8,000 for fire insurance। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालें फ्रॉम द अबव विद रीजंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेडिंग डालते हैं और उसको लिखते जाते हैं, मेरे साथ आप लिखते रहिए। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, इक्विपमेंट की लिस्ट प्राइस 5 लाख रुपए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस, ये 5 लाख रुपए का आपने इक्विपमेंट खरीदा है तो यकीनन ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यही आपका मेन एसेट है। फिर इसी तरह से आपने ट्रांसपोर्टेशन इन पे की है। ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब है कि आप वो गुड्स जब जहां से आपने परचेज किया है या पोर्ट से लेके आप अपने फैक्ट्री तक लेके आ रहे हैं तो आपने 24,000 पे की है उसको, तो क्या ये आपकी कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए? यस, दिस विल ऐड इन द कॉस्ट बिकॉज दिस was necessary to incur to bring your asset into workable condition। आप अगर ये कॉस्ट इनकर नहीं करते तो आप उसको वर्केबल कंडीशन में नहीं ला सकते। तो 24,000 भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर इसी तरह से लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस पे किए बगैर भी आप नहीं ला सकते, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंपोर्ट ड्यूटी पे किए बगैर भी आप इस एसेट को नहीं ला सकते अपने पास और वर्किंग कंडीशन में नहीं ऑपरेट करा सकते, तो इट मींस ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपने वो तमाम आइटम्स जो नेसेसरी थे इन इस इक्विपमेंट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इनकर करना, आपने उन सबको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके यहाँ मेंशन कर दिया, which includes transit insurance of 6,000 as well।
तो जनाब रिपेयर्स, अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जैसे नाम से जाहिर है कि रिपेयर्स एंड क्लीनिंग आपने 1000 रुपये खर्च किए तो ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह से फायर इंश्योरेंस आपको आज नहीं पे करना। फायर इंश्योरेंस तो आपको एसेट की इंस्टॉलेशन के बाद पे करना थी। तो आपने इंस्टॉल करने के बाद इस रिस्क को कवर करने के लिए कि एसेट यूज करते में कहीं इसमें फायर ना हो जाए, आग ना लग जाए, तो आप उससे लॉस से बच सकें, तो आपने फायर इंश्योरेंस कराया। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा कि आपको टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे कैलकुलेट करनी है। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड योर टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। आए इसको कंप्यूटेशन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। वही क्वेश्चन मैं दोबारा लिख देता हूं और इसका सोल्यूशन नंबर 2 विच इज कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। तो आप कैसे फॉर्मेट बनाएंगे? इसका फॉर्मेट बनाएंगे आप टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ इक्विपमेंट क्या है, 5 लाख रुपए। अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की हेडिंग डालेंगे, उसमें ऐड करेंगे, जिसमें आप ट्रांसपोर्टेशन 24,000 लिखते जाएं साथ, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस 5,000, इंपोर्ट ड्यूटी 10,000, इंस्टॉलेशन 15,000, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 6,000 और इसका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल, द टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज 560,000। सोल्यूशन नंबर 3, सोल्यूशन नंबर 3 वाज एंट्री बनाना थी। हम इसको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो जर्नल का फॉर्मेट आपको मालूम है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट लिखें और इसके साथ हम इक्विपमेंट रिकॉर्ड करते हैं। इक्विपमेंट 560,000। अब एक तरीका यह है कि आप उसको 560,000 से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लें पूरे इक्विपमेंट को एट दिस कॉस्ट और बैंक या कैश को क्रेडिट कर दें। और एक और तरीका हो सकता है कि आप इसको 560 के बजाय यहाँ 500,000 की कॉस्ट रिकॉर्ड करें और इस 60,000 के एडिशनल, क्योंकि इनमें टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, ये कॉस्ट एक अलग टाइमिंग पे पेमेंट हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन अलग टाइम पे पेमेंट हो सकती है, लोडिंग अनलोडिंग का टाइमिंग अलग हो सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी आपने हो सकता है किसी और वक्त पे की हो। सो यू नो डिफरेंट एक्सपेंसेस कैन बी इनकर्ड एट डिफरेंट टाइम। तो फिर आप 60,000 की अलग एंट्री करेंगे। अगर आप 60,000 की अलग एंट्री करेंगे तो फिर इसको आप 560,000 से रिकॉर्ड नहीं करेंगे और आप इसको फिर यहाँ पे 500,000 कर देंगे, सो दैट टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट विल रिमेन 560। तो मैं क्योंकि 560 ऊपर लिख चुका हूं तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। द टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट टू डेट इज 560,000। एग्जाम क्वेश्चंस एंड सेल्फ प्रैक्टिस। ये एग्जाम क्वेश्चन और सेल्फ प्रैक्टिस करें। इसमें ये क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस निकालना है आपने और इसमें से हाईलाइट करने हैं कि कौन से कैपिटल है और कौन से रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं। बुक के पेज नंबर 143 पे जाएं एंड 144 पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन 21 फ्रॉम दिस बुक। ये बीकॉम बीबीए लेवल के स्टूडेंट इसमें से बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और चेक करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो भी आपने आज सीखा है। सिमिलरली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो 74 एंड 75 पेज नंबर पे क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 को अटेम्प्ट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें इनके बेसिक लेवल क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं और इसकी परफेक्शन वो हासिल कर सकते हैं इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिशिएबल कॉस्ट, सैल्वेज एंड स्क्रैप वैल्यू and depreciation under straight line method. So we will start depreciation methods in the next lecture. क्लास प्रैक्टिस होगी बहुत सारी। आप बेस पब्लिशिंग लेक्चर्स चैनल पे जाएं और इसमें यूट्यूब चैनल पे जाके आप बहुत सारे पुराने लेक्चर्स जिसमें बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको स्टडी कर सकते हैं और अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।